हम इस वक्त आ गए हैं आजमगढ़ में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोषागार का कार्यालय भी है, एकदम आजमगढ़ जनपद में है। ये एक प्रसिद्ध इमारत है, वीर कुंवर सिंह उद्यान आजमगढ़ में। पीछे जिलाधिकारी का कार्यालय भी है आजमगढ़ में। और ये एक बहुत ज़रूरी ज़िला भी है। यहाँ पर 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2 लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पीक पर यानी कि 2017 में भी यहाँ पर बहुत कस के पैर वो नहीं जमा पाए, 1 सीट ही ला पाए 10 में से। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ ही रहा है आजमगढ़। आजमगढ़ का एक और जिसकी वजह से आजमगढ़ चर्चा में आता है वो है आतंकवाद। इस बार भी चुनाव में आपने देखा होगा कि उसका जिक्र हुआ, अहमदाबाद ब्लास्ट में जब कन्विक्शंस हुए तो आजमगढ़ में आतंकवाद का जिक्र हुआ। तो आजमगढ़ के दिल में क्या है, आइए पता करने की कोशिश करते हैं। तो आजमगढ़ के दिल में क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको क्या लगता है, यहाँ पर 10 क्षेत्र हैं, 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो इस बार कैसा माहौल है? यहाँ तो माहौल कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मुझे लग रहा है कि त्रिकोणी संघर्ष है। कांग्रेस भी उसमें लड़ाई में है जो जी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हैं, इनका ये मानना है कि कांग्रेस भी संघर्ष में है। आपको क्या कहना है? दरअसल पिछली बार 2017 में जब बीजेपी की लहर थी पूरे प्रदेश में, तो भी आजमगढ़ में 1 सीट थी उनके पास। सर्वप्रथम मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सोशल मीडिया प्रभारी इंजीनियर अभिषेक यादव। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और सीधे सीधे जनता जो है, और खास तौर पर आजमगढ़ जनता बेरोजगारी, महंगाई को मुद्दा मानते हुए समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रही है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कल आपने देखा होगा, बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य ने इतना बड़ा आरोप लगाया, बीजेपी की सांसद हैं और बीजेपी पे इतना बड़ा उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे पिताजी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया। निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लुटेरे सत्ता में हैं और इस बार आम जनता जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं और जो बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, महंगाई से निजात पाना चाहते हैं, वो लोग इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ाने जा रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और यहाँ अगर कोई और भी जवाब देना चाहे। आजमगढ़ का जिक्र इस चुनाव में भी हुआ और आतंकवाद को लेकर के हुआ कि अहमदाबाद ब्लास्ट में भी जो 3 आरोपी थे या 3 लोग जिनको कन्विक्ट किया गया वो आजमगढ़ के थे। इससे पहले भी कई बार इस जगह का नाम आतंकवाद के साथ लिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं केंद्र और प्रदेश सरकार के, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ जी को बताना चाहता हूं कि आप जिस आजमगढ़ की जनता का बेइज्जती किए, आपने कहा कि आजमगढ़ उपद्रवियों का गढ़ है, आजमगढ़ आतंकवादियों का गढ़ है, और आज यही चंद कदम पर, आज जहां ये हो रहा डिबेट, इसके चंद कदम पर ही आज योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। किस मुंह से आ रहे हैं और क्या लेकर के आ रहे हैं? अगर ये आतंकवादियों का गढ़ है, अगर आजमगढ़ उपद्रवियों का है, तो आजमगढ़ में क्या मांगने आ रहे हैं? वोट की राजनीति करने क्यों आ रहे हैं? बहुत शांति से सुन रहे हैं आपकी बात। जो चाय बना रहे हैं, और कहना चाहता हूँ आपको, उन्होंने हिला दी है। मैं कहना चाहता हूँ आजमगढ़ पंडित राहुल संस्कृत्यायन का गढ़ है, आजमगढ़ सबाना आजमी कैफे आजमी का है, आजमगढ़ अयोध्या प्रसाद हरियौत का है, आजमगढ़ में दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय चंद्रमा ऋषि जैसे महान ऋषि हैं। मुझे लगता है कि आजमगढ़ के बारे में योगी आदित्यनाथ जी को जानकारी ही नहीं है। और जो भी विकास का ईंट यहाँ पर लगा है वो समाजवादी पार्टी नेताजी मुलायम सिंह यादव, आदरणीय अखिलेश यादव जी का है। अखिलेश यादव यहाँ से सांसद भी थे, लेकिन अब वो साथ छोड़ करके जा रहे हैं करहल। एकदम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को हम नहीं छोड़ेंगे। तो 2 जगह थोड़ी रहेंगे, या तो विधायकी लड़ लें या सांसद। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है और आजम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर निश्चित तौर पर करहल मैनपुरी चुनाव लड़े में उनके चुनाव भी रहा, लेकिन निश्चित तो आजमगढ़ पर विशेष नेताजी भी कहा करते थे कि इटावा अगर मेरी शरीर है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। उसी प्रकार से अखिलेश जी ने भी आजमगढ़ को एक्सेप्ट किया है और आजमगढ़ में जितना भी विकास आप देख रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। आप बहुत शांति से सुन रहे थे इनकी बात से सहमत हैं आप? जो वो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, कर रहे हैं अपने विवेक से। अच्छा, लेकिन अपने विवेक से वो कर रहे हैं। जनता का विवेक क्या है वो तो जनता बताएगी। आपका विवेक क्या कहता है? वो तो जनता फैसला करेगी। अच्छा, हमारा विवेक है कि हम चाय बना रहे हैं, अपना चाय काम कर रहे हैं। आपका विवेक है कि आप चाय बना रहे हैं कि यहाँ पर चाय पे चर्चा चलती रहे। जी हाँ, इसी तरह चर्चाएं चलती रहे। बहुत बढ़िया।
मैं आपके पास फिर से आना चाहता हूं। आपने सुना, उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी है और कोई नहीं है यहाँ पर मुकाबले में। बसपा भी पिछली बार यहाँ पर ठीक ठाक मतों से जीती थी और इस बार यहाँ पर एक ओएसी फैक्टर भी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी दल हैं मुद्दा विहीन है। कोई गर्मी निकाल रहा है, कोई चर्बी निकाल रहा है, लेकिन नौजवानों की, बेरोजगारों की, किसानों की कोई बात नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि बेरोजगारी का, किसानों का। आपने देखा होगा किसानों के साथ जो दुर्गति हुई। आपके देश में अन्न से तोप से लेकर तलवारें बन सकती हैं, लेकिन जो अन्न जो है वो सिर्फ किसान पैदा कर सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी दल हैं, मुद्दों की राजनीति पर कोई नहीं आ रहा। सारे लोग मुद्दों को भटकाना चाह रहे हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो। चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो। जैसा लोग कहते हैं विकास की बात, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आजमगढ़ में क्या चीनी मिल किसने बनवाया, सदर हॉस्पिटल किसने बनवाया, मंडी को किसने निर्माण कराया, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, बड़ी रेलवे लाइन किसने किया जो है, ये सारा वर्क कांग्रेस ने किया जो है। लेकिन चूंकि लोग भूल जाते हैं, मुद्दों की तो बात हो रही है। क्या भूल गए लोग? क्यों नहीं लोग भूल गए जो है, लोग भूल तो जाते आप कह रहे हैं कांग्रेस का काम भूल गए लोग? क्योंकि जब नाई की दुकान में लोग जाते हैं तो सारे लोग आगे देखते हैं, कोई पीछे नहीं देखता, इतिहास में नहीं जाता। वही गति है जनता की। कांग्रेस ने जितना काम किया आज तक किसी ने नहीं किया है। बताइए, जवाब दें। मैं लगातार कहना चाहता हूं, आजमगढ़ का आपने देखा कृषि विश्वविद्यालय आदरणीय अखिलेश यादव की देन है, पीजीआई आदरणीय अखिलेश यादव की देन है, आजमगढ़ जितने पुल बन रहे हैं, सड़कों का चौतरफा जो निर्माण हुआ है अखिलेश यादव जी की देन है। और अभी जब सांसद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांसद रहे, 1 करोड़ से ज्यादा निधि दिए कोरोना काल में, तो आप जान सकते हैं कि जितने भी यहाँ विकास किट है आदरणीय अखिलेश यादव के। और एक बात भाई साहब ने कहा कि मुद्दा इस बात का मुद्दा है कि लोकतंत्र कैसे बचे, संविधान कैसे बचे, पिछड़े दलित शोषित वंचितों का हक अधिकार कैसे बचे, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मुद्दा। नौजवान, मैं एक इंजीनियर हूँ और निश्चित तौर पर मैं देख रहा हूँ प्रतिवर्ष लाखों इंजीनियर बेरोजगार हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, लेकिन उन्होंने बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं एक बार पूछ लूं यहाँ पे, आपको लगता है कि मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया है युवाओं के लिए? है कुछ नहीं? हाँ, कुछ नहीं किया है सर, कुछ नहीं किया है सर। हाँ? शहर छोड़ने के काम किए हैं योगी जी, और उसके अलावा कोई काम नहीं भाई किया। वो उनका ये कहना है कि हमने थोड़ी छोड़ा है, तो लोगों के आवारा पशु हैं। आजमगढ़ जिले में जो भी विकास हुआ है सब समाजवादी पार्टी की देन है। अगर आप इधर चले जाएंगे, जो कलेक्ट्री बनी हुई है, ऐसी कलेक्ट्री पूरे पूर्वांचल में नहीं बनी होगी कि माननीय मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की देन समाजवादी पार्टी की देन है। आगे चले जाएंगे, रोडवेज बना है, ऐसा रोडवेज पूरे पूर्वांचल में नहीं बना होगा, वो जो कि समाजवादी पार्टी की देन है। आगे चले जाएंगे कुछ नहीं, पर मेरा सवाल ये है कि देखिए ऐसा है, आप तो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये कुछ समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, तो क्या ये मत पूरे आजमगढ़ का है? हाँ, ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ जो अब आप लोगों से पूछिए ना, किनसे? उन लोगों से पूछिए, जनता से पूछिए। अब हम तो अपने दल से हैं। समाजवादी गढ़ है। तो पट्टा लगाए हुए हैं भाई, तो आप तो बोलेंगे ही। नहीं बोल नहीं रहे हैं, समाजवादी गढ़ है। और हम लोग कट्टर समाजवादी हैं, हम लोग कहीं नहीं भटक सकते समाजवादी को छोड़। आजमगढ़ समाजवादियों का है। रवि, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि यहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग अपने अपने दलों का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इस बार पिछली बार के मुकाबले क्या चीज़ बदली है? देखिए, निश्चित तौर पर आजमगढ़ जो है एक समय में समाजवाद का गढ़ रहा है। 2012 में 10 में से 9 सीटें यहाँ समाजवादी पार्टी की निकली, लेकिन 17 में यह आंकड़ा 5 पे आ गया और 22 मतलब कम हुआ? बिल्कुल कम हुआ। और जो बसपा 2012 के चुनाव में 1 सीट पर रही, वह 17 में जो है 4 सीट पर रही। और इस बार 2022 के भी चुनाव में अगर यह कहा जा सकता है कि पार्टियों की अगर बात करें तो सभी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी आंकड़ा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इनका ग्राफ कहीं ना कहीं से गिरेगा। हो सकता है कि इन दोनों की लड़ाई में तीसरी यानी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ थोड़ा बहुत ऊपर बढ़े। ऐसा विश्लेषण आप क्यों करते हैं? मैं जान ले उनकी बात, जैसे उन्होंने अगर कोई विश्लेषण किया है। हाँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ की जो वोटिंग करने वाले लोग हैं, तो पहले जो राजनीति होती थी वो अगड़ा और पिछड़ा पर होती थी, मुस्लिम और दलित पर होती थी, लेकिन वर्तमान समय में एक 5वां वर्ग भी है, लाभार्थी वर्ग। अब लाभार्थी वर्ग जो टूटेंगे
वह समाजवादी पार्टी के होंगे या बहुजन समाज पार्टी। लाभार्थी मतलब वो लोग जिनको अन्न वो राशन मिला है। जी। जैसे कई लोगों हम लोग जाते हैं जब ग्राउंड पे, तो वहाँ सीधी सी बात कही जाती है कि हमें 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास का मिला। तो 2.5 लाख, जिसे 20,000 रुपए ना किसी गवर्नमेंट में दिया हो, उसमें अगर 2.5 लाख रुपए उसे मिलता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से वह वोट कटेंगे जो है, और वह जो कटेंगे वह सपा, बसपा और कांग्रेस के ही कटेंगे। यानी कुल मिलाकर के 2022 की विधानसभा चुनाव में नहीं, पर इतना बड़ा फैक्टर है, आपको लगता है लाभार्थी जो हैं वो बीजेपी की तरफ घूम सकते हैं? मैंने ये नहीं कहा कि लाभार्थी पूरे बीजेपी की तरफ घूमेंगे, लेकिन जो घूमेंगे वो नुकसान करेंगे सपा, बसपा और कांग्रेस का। बताइए नेताजी। मैं लगातार आपको बता देना चाहता हूं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अब नौजवान जो है आजमगढ़ का रोजी रोजगार चाहता है, किसान अपने लागत का उचित मूल्य चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं किसान, 700 किसान शहीद हुए, हम किसान के बेटे हैं, बाद में समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब बता दीजिए, आज किसान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट है, नौजवान रुष्ट है क्योंकि बेरोजगार है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा है कि हम 22 लाख लोगों को आईटी सेक्टर में नौकरी देने का काम करेंगे, और निश्चित तौर पर अखिलेश जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी 2012 से 17 तक सरकार में रही, उन्होंने जितना वादा, लेकिन अब जैसे वो अभी उन्होंने क्या बोला, 2017 में अपने गढ़ में समाजवादी पार्टी 9 से घट के 5 हुई ना। मैं बता देना चाहता हूं, उस समय भारतीय जनता पार्टी गाय गोबर समझाने में, मंदिर मस्जिद के मुद्दों में सफल रही। अब जनता रोजी चाहती है, रोजगार चाहती है। तो अब अभी मंदिर और ये सब मुद्दा नहीं। देखिए, वो धार्मिक, हम समाजवादी लोग, हम भी हिंदू हैं, लेकिन धर्म को राजनीति से दूर रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धर्म को आगे ला करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। हम समाजवादी लोग समता, बंधुत्व, धर्म व्यवस्था पे चल करके सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, जैसे ये इनकी जो ये तर्क दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ यह भी है कि गवर्नमेंट जब आती है समाजवादी पार्टी की, तो कानून व्यवस्था निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं से चोटिल होती है। जबकि बीएसपी की गवर्नमेंट रही हो या वर्तमान गवर्नमेंट हो, ऐसा नहीं कि सब में पूरी तरह से सब कुछ सही रहता है, लेकिन उनके अपेक्षा इन गवर्नमेंट में जो है लोगों को उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। किस गवर्नमेंट में? समाजवादी पार्टी में जिस तरह से थानों और बाकी जगहों पर इनके कार्यकर्ता या किसी और लोग जिस तरह से जाकर के उत्पाद करते हैं, वह इस गवर्नमेंट में, चाहे वो बसपा की हो चाहे वो बीजेपी की हो, उतना नहीं रहता है लेकिन कम रहता है। तो कहीं ना कहीं से पब्लिक भी अपने आप को सुरक्षित, इसका मतलब कानून व्यवस्था का आप मुद्दा उठा रहे हैं, जो आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक छवि ये बनी हुई है कि उनके पक्ष में जाता है। जवाब देखिए सर, मैं जवाब एक और किसी का भी जवाब ले। लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूँ ना इनके सवाल का। 100 नंबर किसने लाया? आदरणीय अखिलेश यादव ले जाए। और भारतीय जनता पार्टी आई तो 112 की, यानी बजट नुकसान किया। वो बजट अगर शिक्षा पे लग जाता, स्वास्थ्य व्यवस्था में लगता, तो कहीं कहीं आम जनता का लाभ होता। 102 लाया अखिलेश यादव जी, 108। अगर भारतीय जनता पार्टी की भी कोई कार्यकर्ता चोटिल हो जाता था, 108 दबाता था, तो उसकी मदद समाजवादी पार्टी की एम्बुलेंस करती थी। इस बात को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। भाई साहब ने कहा सरकारी एम्बुलेंस, समाजवादी एम्बुलेंस नहीं। नहीं, आपने सही कहा, सरकारी में सरकार, सपा सरकार रही ना, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो सरकार तो समाजवादी पार्टी की रही और काम उसी में हुआ। बात वो कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के छवि, क्या हो रहा था हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जनता में छवि क्या है, उनका ये मानना है कि छवि ये है कि कानून व्यवस्था अभी ज्यादा दुरुस्त है। आप आंकड़े निकाल कर देख लिए, सबसे ज्यादा हत्याएं समाजवादी पार्टी के 12-17 के आंकड़े देखेंगे। जब आपने हत्या और छवि की बात की है, तो लाइन ऑर्डर की बात की है, तो आप देख लीजिए 2012-17 तक का और 17 से 22 तक का आप आंकड़े निकाल कर देखेंगे तो सबसे ज्यादा बलात्कार योगी बाबा में हुआ है, हत्याएं हुई हैं, ग्राफ बढ़ा है, पिछड़े दलितों की हत्या हुई, ब्राह्मणों की हत्या हुई, हर वर्ग की हत्याएं हुई हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये देखिए, ये जो एक इस चुनाव में भी जिक्र हुआ, इससे पहले भी 2008 से हम देख रहे हैं आजमगढ़ और यहाँ पर आतंकवाद का गढ़, इस तरीके की बातें राष्ट्रीय राजनीति में भी होती रही हैं। यहाँ पर एक एटीएस का हब और सेंटर भी बन रहा है। आपको लगता है ये एक फैक्टर यहाँ पर चुनाव में है या ये फैक्टर ही नहीं है? देखिए, इसको अलग अलग राजनीतिक दल मुद्दा बनाए हुए हैं। आजमगढ़ में यह बात सही है कि कई धमाकों में और बटला हाउस के बाद आजमगढ़ का नाम सुर्खियों में आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कहीं न कहीं से पूरे आजमगढ़ में ही आतंकवाद और इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ अच्छे लोग भी हैं, और अगर आजमगढ़ के अलावा किसी भी शहर की बात करेंगे, वहाँ अच्छे और बुरे दोनों मिलेंगे आपको। राजनीतिक पार्टियां उसका लाभ उठाती हैं और वो चुनाव के समय ज्यादा उठाती हैं। और ये जो एटीएस का हब बन रहा है, इसको लेकर के यहाँ कोई बात है या ये चर्चा में ही नहीं है? नहीं, एटीएस के हब को लेकर के यह चर्चा में है, और लोगों का यह मानना है, लगभग जो है कई % लोगों का, कि अगर यहाँ एटीएस हब बनता है तो उससे आतंकवादी विरोधी जो गतिविधियाँ होती हैं, आतंकवाद विरोधी,
उस पर लगाम लगाया जा सकता है, एक मॉनिटरिंग की जा सकती है। आप में से आपको लगता है अगर सपा की सरकार आएगी तो गुंडाई बढ़ जाएगी, जैसे कि बीजेपी का आरोप है? नहीं भाई, गुंडाई नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ेगी। अच्छा, हाँ, तो वही कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? पूर्व में मऊ में दंगा हुआ था, पिछले 5 वर्षों में एक भी दंगा जो है अब तक यूपी में नहीं हुआ है। इसका श्रेय राज्य सरकार को, राज्य सरकार को। राज्य सरकार क्या कह रहे हैं? दंगाई लोग जब सत्ते में आ गए हैं तो दंगा कहाँ से होगा? जाहिर सी बात है। तो मुख्तार अंसारी जो है मऊ के, इसको लगातार कई बार के विधायक रहे हैं और मऊ की घटना किसी से छिपी नहीं हुई है। और अपराधी लोग जब भाजपा ज्वाइन करते तो अपराध मुक्त हो जाते हैं, ये भी बात तो है। आप देख लीजिए, मैं नाम लेना बता देना चाहता हूँ कि जितने अपराधी भारतीय जनता पार्टी की संस्था ले लेते हैं तो उनका अपराध मुक्त हो जाओ। योगी आदित्यनाथ जी खुद उनके पास ये मुद्दा इन्होंने उठाया, उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए। इसके बारे में क्या बोले हैं? लेकिन कोई विकास तो करके दिखाए। आज हमने क्या दिया, कौन सी कंपनी लगी और कौन से लोग रोजगार पा रहे हैं? मैं नहीं बोलता हूँ कि योगी सरकार ने किया और मुलायम सिंह ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। अगर सब लोगों ने किया तो रोजगार के लिए लोग बाहर क्यों जाते हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सबसे किस राजनीतिक दल ने यहाँ पर रोजगार का साधन बनाया? यहाँ से बेंगलुरु, कोटा या पुणे या मतलब क्या भोपाल या बेंगलुरु क्यों जाते हैं? आजमगढ़ में क्यों नहीं पढ़ लेते? वही रोजगार यहाँ पे क्यों नहीं करते? मैं गुजरात में रहता था, कंपनी के अंदर काम करता था, मतलब नाश्ते की दुकान चलाता था, ठीक है। वहाँ पे कोई भी 8 पढ़ता हुआ लड़का पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। 4 घंटे अगर काम किया ना तो भी कम से कम 8,000 रुपया हर महीने निकालेगा पगार, कम से कम में, ठीक है। अगर वो 8,000 रुपया अपना खुद का खर्च उठा रहा तो उसके माँ बाप जो कमाते हैं वहाँ पर उसका बचत हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे कौन कमा? राजनीति, ये देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है यहाँ पर सारे राजनीतिक दल फेल हुए? उसकी बात को ध्यान से हटा दिया जाएगा। वो कड़वा बात बोला, उसकी नहीं सुनी जाएगी। बेरोजगारी की बात जो बोला ना, तो बेरोजगारी कैसे कमाएंगे? क्या सबको नौकरी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। रोजगार कर सकते हैं? नहीं करेंगे, सिर्फ नेतागिरी करेंगे। ये एक जरूरी बात बोलिए, नेतागिरी यहाँ पर बहुत होती है, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, जैसे आपको भी लपेटे में लिया है उन्होंने कहा इससे पहले कौन सा रोजगार आ गया? मेरा दोस्त यहाँ पे मनोज राजभर करके है, हुसैनगंज का है, ठीक है। वो क्या बोलते बी फार्मा करके पढ़ाई करके जॉब कर रहा है। यहाँ पे खुद ढूंढ रहा है काम लोगों के पास हॉस्पिटल में। कोई 4,000 दे रहा, कोई 2,000 भी दे रहा, कोई 6,000 देने के लिए तैयार, उससे ज्यादा कोई नहीं देने के लिए तैयार। वही भी फार्मा किया वो लड़का और खाली गुजरात में चले जाए और कंपनी में ले जाके दिखाए सर्टिफिकेट अपना, कम से कम उसको 15,000 पगार नीचे नहीं मिलेगी, गारंटी मैं देता हूँ। ये एक स्थिति यहाँ पर। आपको लगता है रोजगार पर किसी भी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया? ऐसा कि मोदी जी के द्वारा जो मुद्रा बैंक है, जो लोन मिल रहा है, मैं आम पब्लिक हूँ और मैं खुद उसके तहत लाभान्वित हुआ हूँ। और मैं मतलब जो लोन मिला है सरकार की तरफ से, हाँ, स्वरोजगार के लिए यदि युवा वर्ग प्रेरित होकर के लोन ले और आगे बढ़े, और यदि कोई भी नौकरी, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, नौकरी देना संभव किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। स्वरोजगार, देखिए कोई नेता आज कैंपेनिंग हो रही है। ये बाबा आ चुके हैं, ढोंगी बाबा आ चुके हैं और कुछ समय में लगता अपना जो बाबा मुख्यमंत्री जिनको आप बुलाते हैं उनका हेलीकॉप्टर आ गया है आजमगढ़ में, ठीक है। देखिए उन्होंने कहा कि आप नौकरी मांग क्यों रहे हैं, एक ऐसी स्थिति करें कि लोन लीजिए, अपना खुद इतने सक्षम बनिए। ये बताइए भैया, हर साल इंटर पास करके लगभग 22-23 लाख बच्चे पास होते हैं। बीए बीएससी एमएससी बच्चे पास करते हैं। बताइए कितनी वैकेंसियां निकाली गई? बताइए वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो बच्चे हाई स्कूल, इंटर, बीए बीएससी? अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। बेरोजगारी एक मुद्दा है और जो दूसरा मुद्दा है जो कि चुनाव में अक्सर देखने को मिलता है, वो है हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण की राजनीति। आपको लगता है इस बार वो मुद्दा यहाँ पर नहीं है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है? हाँ, एक मिनट सुनिए। अभी एक आप ही बोल रहे हैं, नौजवान कह रहा है कि रोजगार नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने HCL लगाया गया। आप देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बना लोगों और इस बार अगर जनता साथ देगी। नहीं, बात ये हो रही है कि आप इतने सक्षम बन जाएं कि लोन लेकर के आप रोजगार दूसरों को दें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा चाहूंगा कि लोग प्रेरित होकर स्वरोजगार करें। आप नौकरी दे रहे हैं और लोगों को क्या करते हैं आप? मैं एक अपना जनरल स्टोर भी चला रहा हूँ, गाड़ी भी अपना जो है टाटा मैजिक एक्सप्रेस वाला ड्राइवर रख के चलवा रहा हूँ। और भी भविष्य में कई वो है कि जो अपना बिजनेस फैलाऊंगा जो है डेयरी उद्योग के लिए। तो
आपका ये मानना है कि ये जो लोन दे रही है सरकार, ये लोन लेकर के आप खुद सक्षम बनिए। क्या चीज? समाजवादी पहले ही डेयरी फार्म आजमगढ़ में अतरौलिया में, मैं बता देना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी मैं फिर बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी काम हुआ है, भारतीय जनता में पार्टी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम। रोजगार कितना आया इस सरकार में? रोजगार कितना है बताइए। बीएड वाले बच्चे घूम रहे हैं, बीएड बीटीसी करके लोग लीकेज सरकार है, लीकेज, हर पेपर लीक हो रहा है और नौजवान पूरी तरह से लीकेज सरकार है, पूरी तरह से। तो आजमगढ़ का मत जो यहाँ पर समझ में आया वो ये है कि यहाँ का मुद्दा भी बिल्कुल वही है जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हमने देखा है। आतंकवाद और उसको लेकर के जो तमाम बातें कही गई हैं आजमगढ़ के बारे में, वो यहाँ पर स्थानीय लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। यहाँ फिर बात घूम के वहीं आ जाती है, रोजगार कहाँ है, रोजगार कहाँ है, बेरोजगार कहाँ जाए, शिक्षा व्यवस्था सुधरे क्यों नहीं, यहाँ पर नौकरियां क्यों नहीं हैं, इंडस्ट्री क्यों नहीं लगी। इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन ये मत भूलिए कि ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जातीय आधार पर राजनीति और धर्म के आधार पर राजनीति होती रही है। तो क्या इस बार आजमगढ़ का दिल बदल चुका है और क्या धर्म की राजनीति जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने करने की कोशिश की है इतिहास में, क्या अब वो इस बार सफल नहीं होगी? 10 मार्च को इसका नतीजा हम सबके सामने आएगा।